आओ बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने इसमें देखा था स्ट्रेट लाइन में, ये एनसीईआरटी मैथ है क्लास 11, तो उसका चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोगों ने किया था। उस पर रिलेटेड हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला आपको देखा था। इसके बाद आपको सेक्शन फार्मूला देखा था, मिड पॉइंट फार्मूला देखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे थे। इसके बाद आपको स्लोप वगैरह भी हम लोग देखे थे, ये सारी चीज़ें। और स्लोप जब आपको एक इंक्लाइनेशन दे रखा हो या एंगल वगैरह दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था, एक एंगल दे रखा हो। और दूसरा कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था आपको स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स आर गिवन। जब दो पॉइंट्स को दिया हो तो स्लोप निकालना। तो इसके भी फार्मूला हम लोगों ने आसानी से ये देखा था। देखिए ये फार्मूला था इसका y2 - y1 x2 - x1, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। देखिए ये आपको है टॉपिक, आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये टॉपिक है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ द स्लोप। स्लोप के टर्म में कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी, ये दोनों हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक इसको तैयार कर रखा है ताकि आपको बताने में समझाने में हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपको पता है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 है, उसका चैप्टर 10 है। तो इंट्रोडक्शन आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे इंट्रोडक्शन हम लोग कर रखे हैं। तो कंटिन्यू देखने से कुछ आपको थोड़ा समझ में आएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। अगर दो लाइन पैरेलल दिया हो, अगर दो लाइन आपको पैरेलल दिया हो, उस कंडीशन में उसके स्लोप वगैरह क्या होते हैं, क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए एक्स एक्स और वाई एक्सिस है, दोनों हैं। ये L1 L2 दो लाइन है जो पैरेलल है और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में आपको अल्फ़ा और ये बीटा एंगल बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग मेंशन कर देंगे जो चीज़ें ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए हम लोग अगर स्लोप की बात करें लाइन L1 के लिए लिख सकते हैं हम लोग स्लोप ऑफ लाइन L1 इजकल टू 10 अल्फ़ा। ये देखिए अल्फ़ा है तो इसका स्लोप 10 अल्फ़ा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि एक्स के साथ ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। ये आपको पहले बताया गया है स्लोप ऑफ लाइन में कि पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो L1 का स्लोप हो गया 10 अल्फ़ा। L2 में चलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू 10 बीटा। ये देखिए बीटा है, ये क्या है, एक्स एक्सिस के साथ इसका भी एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ इसका भी एंगल है। अब देखिए चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों कोण क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बनाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2। ये L1 लाइन जो है L2 के पैरेलल है और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग होगा। तो हम लोग अल्फ़ा इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा लिखा जा सकता है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होगा।
आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ विशेष जरूरी नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कि दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड जो होगा करस्पॉन्डिंग होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि टेन अल्फा इजकल टू टेन बीटा, टेन अल्फा इजकल टू टेन बीटा एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं इसको, कि दोनों एंगल ये बराबर है टेन अल्फा टेन बीटा। अब चूंकि देखिए टेन अल्फा ये L1 है, इसका स्लोप अगर हम मान लेते हैं M1 और लाइन 2 का स्लोप हम मान लेते हैं M2, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका स्लोप है और ये भी आपका स्लोप है, स्लोप इस लाइन के लिए। तो टेन अल्फा का स्लोप M1 है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं M1 इजकल टू M2 लिखा जा सकता है। यानी फाइनली हम लोग ये बात कह सकते हैं, इफ टू लाइन्स with slope M1 and M2 are with slope M1 M2 are parallel, then अगर दोनों लाइन पैरेलल है then M1 इक्वल टू M2, then their slope आर इक्वल, क्योंकि यहाँ देखिए स्लोप को हमने इक्वल लिखा है, यानी कह सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप बराबर होते। ये हम लोग आसानी से इस कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में हम लोगों ने देखा और उसके हिसाब से हम लोग ये बात कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपको कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, इस पे हम लोग चलते हैं। उसका सेकंड पॉइंट, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन। देखिए कुछ फिगर हम लोगों ने बना रखा है आपकी सहूलियत के लिए, जो आसानी हो। दो लाइन है, देखिए ये L2 और L1 दो लाइनें हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर देखिए परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप M1 और M2 है। M1 लाइन L का स्लोप है और L2 का M2 है, ये दोनों ऑलरेडी दे रखे हैं। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है दो लाइन तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट 1 होता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो ये हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, उनका प्रोडक्ट देखिए स्लोप का प्रोडक्ट है, स्लोप का प्रोडक्ट है दोनों का, -1 होता है। और आप चाहें तो M1 इजकल टू -1/M2 लिख सकते हैं एज इट इज। इसे आप दोनों को फॉर्मूला में कंसीडर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कंसीडर हो जाएगा और आप चाहें तो आप इसे भी एक फॉर्मूला आप कंसीडर कर सकते हैं, यानी आपके पास दो ये फॉर्मूले निकल गए। अगर M2 दिया है तो M1 आप निकाल सकते हैं और M1 दिया है तो M2 निकाल सकते हैं, ये आसानी से आप कर सकते हैं। तो एज इट इज आप चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं इफ टू लाइन्स L1 and L2 which slope M1 and M2 are perpendiculars, then their product is equal to -1। उनका प्रोडक्ट क्या है, -1 के बराबर होता है। जो ये फार्मूला हम लोग ने ऑलरेडी आपको देखा कि M1 इंटू M2 इजकल टू -1, ऑलरेडी ये हम लोगों ने आसानी से उसको
देखा, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल की तरफ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा, इस पार्ट को थोड़ा सा हम लोग और एक्सटेंड करते हैं। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम आपको आसानी से समझ में आएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, डायग्राम को देखिए, देखिए ये डायग्राम है, ये दो लाइन दिए हैं, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। देखिए दे रखे परपेंडिकुलर। L1 लाइन के द्वारा अल्फा एंगल बन रहा है, L2 लाइन के द्वारा बीटा एंगल बन रहा है। ध्यान रखिएगा, L1 लाइन के द्वारा अल्फा और L2 लाइन के द्वारा बीटा एंगल बन रहा है, क्योंकि बताया गया आपको एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी घूमता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे करके आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो L1 का आपको जो इंक्लाइनेशन है, एंगल है अल्फ़ा, और L2 लाइन के लिए बीटा दे दिया है, 10 अल्फ़ा और 10 बीटा होगा। तो इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। देखिए ये बीटा जो है इन दोनों के प्लस के बराबर है, तो एज इट इज़ आप चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 90, ये बीटा बराबर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ट्रेंगल का बाहर का कोण है, तो ये आपका बाहर का कोण क्या आएगा कि दोनों ये प्लस रहेंगे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो एज इट इज़ देखिए हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। आप इसको समझने का दूसरा तरीका थोड़ा सा हम लोग एज इट इज़ करते हैं। देखिए ये बीटा एंगल, ये बीटा एंगल आपका होगा अल्फ़ा प्लस 90, ये आपका होगा, ठीक। तो लाइन L1 का जो स्लोप होगा, यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 इजकल टू M1 इजकल टू अल्फ़ा, ये आपको रहेगा। और अगर हम बात करें स्लोप ऑफ लाइन L2 यानी कि M2, तो इसकी बात होगी अल्फ़ा प्लस 90, ये होगा। यानी ये जो होगा आपका बीटा होगा, जो सेकंड लाइन के लिए आपका आ गया। तो ये आपने आसानी से इसको देखा। अब चूंकि यहाँ देखिए हम लोग बीटा बराबर लिख सकते हैं, आपको अल्फ़ा प्लस 90 लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ हम लोग 10 लेते हैं, 10, तो आपका हो जाएगा 10 बीटा बराबर 10 अल्फ़ा प्लस 90, ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, जो आप लोग फार्मूला वगैरह में अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले भी देख चुके हैं, इसमें कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को या किसी और को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक। तो फिर हम लोग इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये कुछ फार्मूला के आधार पर ये आपको बैठ जाएगा और इसको आसानी से आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो ये कंडीशंस आपके पास है। ये देखिए 10 बीटा, तो एज इट इज़ 10 बीटा आपका रहेगा। यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा प्लस 90, 10 अल्फ़ा प्लस 90 होता है माइनस कॉट अल्फ़ा, और इसको एज इट इज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 90 प्लस अल्फ़ा, तो इसको माइनस कॉट अल्फ़ा लिखा जा सकता है, यानी कि 10 बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर कॉट अल्फ़ा को हम एज इट इज़ चाहें तो एज इट इज़ लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 10 अल्फ़ा। अब देखिए दोनों पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कोना कोनी गुना, ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा और 10 बीटा इज इक्वल टू -1, और 10 अल्फ़ा जो है ये आपका L1 का स्लोप है, आप देखिए, ठीक है, इसका स्लोप आपका हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं M1, और 10 बीटा जो है इसका स्लोप हो जाएगा,
ठीक है, m2, ठीक है। तो सॉरी यहाँ आप लोग लगा देंगे 10 अल्फ़ा, और ये भी आपका जो होगा 10 में होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने 10 थोड़ा सा छोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा, दोनों में 10 लगा देंगे, ठीक है ना। 10 अल्फ़ा प्लस 90 ये होगा आपका, इसको बीटा लिख सकते हैं। तो m2 इक्वल टू -1। तो इस हिसाब से हम लोगों ने एज इट इज़ इस फॉर्मूला को हम लोगों ने जनरेट किया, ठीक है ना, जो ये बताता है कि उसका प्रोडक्ट जो होता है वो आपको क्या होगा, -1 के बराबर होगा। एज इट इज़ चाहे तो आप और भी इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। आप जिस तरीके से आपको एज इट इज़ समझ में आ जाए वो आपको बेहतर होता है, ठीक है। इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे देखिए हमने एक तरीका ये रख रखा है, गौर से देखिए यहाँ पे, देखिए ये वही चीज़ है, ये 90 है, ये 11 लाइन है, 11 लाइन ये है और L2 लाइन ये है, ठीक है। ये आपका लाइन L1 हो गया और ये आपका लाइन L2 हो गया, दोनों 90 पे मिल रहे हैं, M1 और M2 इसके स्लोप हो गए। तो ये जो होगा अल्फ़ा प्लस 90 होगा, अल्फ़ा प्लस 90। तो देखिए लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 L2 बी M1 M2, इसका स्लोप दिया है, तो M1 10 अल्फ़ा और M2 10 बीटा, यानी कि 10 अल्फ़ा प्लस 90, वही कंडीशन जो हमने किया। तो M2 क्या हो जाएगा, 10 अल्फ़ा प्लस 90 माइनस कॉट बीटा, और दोनों को मल्टीप्लाई 10 अल्फ़ा इंटू, ये कट जाएगा तो ये 1 आएगा एज इट इज़। तो समझाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब इसके आधार पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखें तो बेहतर होगा और आपको कुछ समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे तो हम लोगों ने कुछ किया जो हम लोग को करना था, फिर भी थोड़े एग्जाम्पल में हम लोग चलेंगे तो ये ज़्यादा क्लियरफाई हम लोग को होगा। तो चलते हैं थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है। एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल वाला आपको ये पार्ट है, ठीक है ना, आसानी से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ये पार्ट आपको दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स के स्लोप आपको निकालने हैं। लाइन के क्या निकालने हैं, स्लोप आपको निकालने हैं। 4 क्वेश्चन दिए A B C D। तो पहला क्वेश्चन है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1 और 4। देखिए 2 पॉइंट्स दिया है तो आपको स्लोप निकालना है। तो आपको पता है जब 2 पॉइंट्स दिए उसको स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 और अपन x2 माइनस x1 इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, वैसे ही 4 क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप आंसर A, इस फर्स्ट वाले को कहता है कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट से वो पास करता है। ये देखिए 2 पॉइंट्स आपके पास हो गया और दोनों पॉइंट्स के स्लोप आपको, दोनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 3, -2 और -1 4, ये आपको दिया हुआ, ये पॉइंट्स आपको दिए हुए। आप चाहे तो एज इट इज इसका नाम PQ दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ जरूर नहीं है। तो देखिए जब 2 पॉइंट्स दे रखा हो, ठीक है ना, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ। तो आपके पास क्या आएगा, m बराबर, ये देखिए स्लोप ऑफ लाइन PQ है, ठीक है ना, m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ देखिए y2 क्या हो जाएगा 4, 4 -2 तो +2 में बदल जाएगा, -1 और ये -3, तो हमारे पास आएगा 6 अपॉन -4। सॉरी थोड़ा गला आजकल ख़राब चल रहा है मेरा, मौसम का थोड़ा सा असर है, मौसम सर्द गर्म हो रहा है। ये देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो हमारे पास रिजल्ट आया -3/2, ये स्लोप आ गए। तो पहला आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, -3/2। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 7 -2, ये भी वैसे ही है, ठीक है ना, जब आपको 2 पॉइंट्स दे रखा हो तो, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा।
यहाँ लिखिएगा आंसर, आंसर बी आपका है। ठीक है, आपके पास पॉइंट्स दे रखा है, तो क्या दिया है, पॉइंट्स 3 -2 एंड 7, -2, ये कंडीशन आपको दिया है। 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप नेमिंग कर सकते हैं जैसे ऊपर नेमिंग किए हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स 3 -2 एंड 7, -2, m इक्वल टू वही फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1। तो हमारे पास रिजल्ट y2 क्या है, -2, और यहाँ -2, तो ये +2 बदल जाएगा, और 7 और -3, तो 0/4 आएगा। तो 0/4, ये ध्यान रखिएगा, ये 0/4 बराबर 0 आएगा, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए बी का आंसर, 2 पॉइंट्स दिए थे 3, -2 एंड 7, -2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स 3, -2 एंड 7, -2, m बराबर y2 - y1 और x2 - x1, -2 ये रहा और 2 ये रहा, y2 y1 और x2 7 -3, तो 2 क्रॉस कर जाएगा, प्लस माइनस से 0 आ जाएंगे, और 7 3 4, तो 0/4 0। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से कंप्लीट किया। शॉर्टकट आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन ऐसे। अब हम लोग चलते हैं आंसर नंबर सी के तरफ। तो सी का क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, रिकैप हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 एंड 3 4, ये भी आपको पॉइंट्स वाला ही दे रखा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष आपका ऐसा नहीं है कि दिक्कत आएगा। तो देखिए, लिख दीजिए स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट पॉइंट्स 3, -2 एंड 3, 4, ये पॉइंट्स दिया है इसके थ्रू। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m, ये 2 पॉइंट से जो लाइन बनेगा इक्वल टू y2 - y1 और x2 - x1, तो इक्वल टू y2 देखिए 4 और -2, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 -3 यानी कि 6/0। तो ये कंडीशन आपका बनेगा 0, या आप 6/0 एज इट इज़ वही रहने दीजिए। तो m इक्वल टू 6/0 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफाइंड इसको कहते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसलिए है कि डिनोमिनेटर है इक्वल टू 0 है, ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर ये नीचे वाला पार्ट होता है, ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए था 0, तो ये क्लियर होता है, लेकिन 0 है इसलिए नॉट डिफाइंड के कंडीशंस में आ जाएगा। चलिए, तो सी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं डी वाले पार्ट की तरफ। देखिए डी वाला पार्ट क्या कहता है, मेक इन इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। ये देखिए थीटा दिया है 60, बहुत आसान तरीका है, इसमें आपको थीटा दिया है 60। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये बहुत आसानी से हम लोग आगे कर सकते हैं। देखिए, तो आंसर नंबर डी की तरफ चलिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए आपका आंसर डी में हम लोग चलते हैं। तो थीटा आपके पास क्या दे रखा है, 60 डिग्री दिया है। ये देखिए इंक्लाइनेशन बता रखा है, ठीक है ना, यानी आप ड्राइंग की बात करें तो इंक्लाइनेशन कैसे कह सकते हैं कि ये देखिए ये एंगल जो आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि थीटा बराबर 60 आपको दे रखा है। तो इसका आपको स्लोप निकालना है, ठीक है ना, इसका स्लोप आप मान लीजिए m दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप चाहे तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विथ पॉजिटिव, ये आपको दे रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। यानी m बराबर क्या हो जाएगा,
टेन थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए, ठीक है ना। तो m बराबर टेन थीटा, यानी कि लिख सकते हैं 1060 डिग्री, ध्यान रखिएगा। तो 1060 की वैल्यू आता है √3, यानी m जो निकला आपका √3 निकला। ये आपने आसानी से देखा, m बराबर √3 निकला। आप तो लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ द लाइन इज √3, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आपका ये कवर हुआ। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड वीडियो की तरफ और देखते हैं इसका नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट।